हेलो दोस्तों, आप लोग बढ़िया होंगे और आप सही से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर जो कल डाला था उसमें थी जीएस स्ट्रेटजी फॉर दिल्ली पुलिस, जिसमें जो वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। और उसी रिस्पॉन्स पे ही आज जो हमें पूरी टीम को जो मोटिवेशन मिला है, हम जो है आज हम आपके दिल्ली पुलिस का पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो जो कंटेंट दिया जाएगा हर एक चीज़ की अलग अलग फैकल्टी है। जैसे मेरे को दिया गया है पॉलिटी और ज्योग्राफी, क्योंकि ये दोनों मेरा ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, तो आपको मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और दूसरी जो जैसे जो बायोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, उसमें तो मेरी पीजी है, तो वो तो आप ही की कंटिन्यू चली रही है सीरीज, वो जो लाइव चलेगी। दूसरी बात, कई बच्चे जो हिंदी मीडियम से होंगे जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि बायोलॉजी को हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो हिंदी के लिए आपकी अलग फैकल्टी है जो आपको ये 2 दिन में क्लास शुरू करवाएगी। और मैथ के लिए नीरज सर हैं जिनकी वीडियो आपको कल सुबह 10 बजे तक मिल जाएगी। तो इसी जो और के साथ आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर लेंगे वो लेंगे पॉलिटी का। तो पॉलिटी में क्या है, मैं आपको पहले वो टॉपिक कराऊंगा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, जो लगातार पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज, उन्हीं टॉपिक को पहले कवर करेंगे आज। उसके बाद जो टॉपिक थोड़े लेस हैं उनको हम कवर करेंगे। देखिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैं कराऊंगा 3 टॉपिक आपको। पहला क्या है, पहला मैं कराऊंगा रीट आपका, फिर शेड्यूल, फिर आपका इमरजेंसी। तो क्या है टॉपिक आज का हमारा, क्या हम पढ़ाएंगे पॉलिटी आपको आज। तो इसमें आज कवर करेंगे 3 टॉपिक आपको। पहले करेंगे इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी, शेड्यूल और आपको करेंगे रीट। कि ये आपको हर एक एग्जाम में तीनों चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन बात यह है कि चीज़ों को कैसे याद करना और हाउ टू बी कोरिलेट और टॉपिक विद देम। ठीक है, तो पहले शुरुआत करेंगे किसकी, इमरजेंसी की। कि इमरजेंसी क्या होती है। तो इमरजेंसी मतलब होती है क्या, आपातकालीन। तो आपातकालीन की जरूरत क्या पड़ी। जैसे देखते हो कि हमारा देश काफ़ी विशाल है, हर जगह अलग अलग डाइवर्सिटी है, नॉर्थ साउथ डिफरेंस है। तो मान लो कोई ऐसी चीज़ें आ जाए देश के ऊपर, तो उस टाइम कौन उसको कंट्रोल करेगा चीज़ों को। तो इसके लिए ही टर्म आया कि आपका इमरजेंसी। तो पहले कवर करेंगे इमरजेंसी को, उसके बाद जो रीट को, फिर बात करेंगे शेड्यूल की। तो क्लास शुरू करते हैं। और आपको क्लास यदि अच्छी लगे तो आप जो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं आज की। तो देखिए पहले बात करते हैं किसकी, आपकी इमरजेंसी की कि आपकी इमरजेंसी क्या होती है। तो मैंने बता दिया, इमरजेंसी मतलब आपका होता है आपातकाल। ठीक है, तो इमरजेंसी जो है आपका आर्टिकल के अंदर पहली बात कि इमरजेंसी लिया कहाँ गया, लिया किस कंट्री से गया। क्योंकि आपको पता है कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कई कंट्रियों के जो है वहाँ से हमने कंटेंट लिए जो अच्छे हैं। तो जो हमने लिया इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आपको मैंने बताया इमरजेंसी, फिर इसका सोर्स। तो मतलब कि आपको एक ही टॉपिक में आपको अलग से याद नहीं करना कि सोर्स करेंगे बाद में, नहीं, सब अब करेंगे साथ साथ। हम तो चीज़ों देखो लिया कहाँ से, हमने जर्मनी से। तो देखो अब जो हमारा इमरजेंसी है वो कितने आर्टिकल के अंदर है। तो आर्टिकल आपका कहाँ से, 352 से 360 तक जो आर्टिकल है उनकी, उसके अंदर बात की गई है किसकी, आपकी इमरजेंसी की। तो आपको पूरे याद नहीं करने, आपको कौन कौन से याद करने मैं आपको बताता हूँ, एक आपको पिक्चर फॉर्म में। तो देखो मैं लिखता हूँ आपको इमरजेंसी। देखो आपको जो मोस्ट 3 पूछेंगे मैं लिखाता हूँ आपको। देखो 352, 356, 358, 359 और 360, यही 5 आर्टिकल है जो आपको हर एक एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो सीपीएफ का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कोई लेवल को। यही 5 आर्टिकल। और इन 5 में से भी जो 3 हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाएंगे, वो 352, 56 और 60 है। तो इसको मैंने जो ट्रिक से याद किया वो मैंने कैसे याद किया। देखो जो इसका है ना आपका इकाई का अंक, जिसे बोलते हो आप यूनिट डिजिट, इसको ले लो आप। तो क्या क्या मैंने 260 मैंने याद किया। ठीक है, तो देखो 260 में क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 2 मतलब 352, इसमें आता है आपका क्या, नेशनल इमरजेंसी। ठीक, इसमें क्या आता है आपका 56,
इसमें क्या था आपका, स्टेट इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य तत्काल, और आपका फाइनेंशियल, तीन साल में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल। तो ये देखो तीन जो आपको, आप चाहे प्रीवियस पेपर देखो, ये तीन फ्रिक्वेंटली पूछे गए, लेकिन ये मैं आपको ये दो भी कराऊंगा। क्यों? ये दो में से केवल क्वेश्चन पूछा घुमा के। तो देखो पहले बात करते हैं इसकी, नेशनल इमरजेंसी। तो आप लिखो की पॉइंट इसके। तो नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी पहली बार, वो कहाँ लगी थी? 1976 में पहली बार। तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट को तो कई बार पूछा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1976 के अंदर, उस टाइम हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे हमारे प्रेसिडेंट। तो दूसरी बात, जब लगी थी इमरजेंसी, तो पता है आपको उस टाइम विपक्ष बिल्कुल नहीं था। तो उस टाइम जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक लेके आई थी अमेंडमेंट। तो आपको पता कि संविधान ने बोला है कि कोई भी इमरजेंसी 6 महीने तक ही वैलिड होगी, उसके बाद यदि आपको करवाना है अप्रूव, तो आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आया था 42 अमेंडमेंट। इसमें कहा गया था, जो 1976 में आया था, कि नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ टू 1 ईयर तक हो सकती है। उसके लिए 1 ईयर तक पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो संविधान में क्या था कि नहीं, 6 महीने तक ही है। फिर आता है 44 अमेंडमेंट। इसने क्या किया? इसने जो क्वेश्चन कर दिया, किसको? क्वेश्चन 44 अमेंडमेंट, इन विच ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1 ईयर। मतलब जो 42 अमेंडमेंट आया था, जिसमें कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ से नहीं 1 साल तक हम कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो 44 ने कहा कि नहीं, हम जो 6 मंथ ही रखेंगे, जो हमारे संविधान में कहा गया। दोबारा यदि हमें बढ़ाना होगा तो इसको हम क्या पार्लियामेंट से करवाएंगे अप्रूव। तो ये था कुछ फैक्ट अबाउट नेशनल इमरजेंसी। ये आपको याद करना है, क्योंकि चीज़ों को यही याद करो। आपकी बुक में फिर रखोगे, फिर वो जो अब लिखोगे तो बुक बन जाएगी कापी। एक कापी तो कापी जैसा एक बन जाती है बुक। तो ये था कुछ फैक्ट नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हाँ, और बताता हूँ मैं आपको, एक और लिख लो इस बारे में, 44 अमेंडमेंट। इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है आप तभी लगाओगे जब कोई आपके ऊपर बाहरी आक्रमण होने का खतरा, मतलब क्या, एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी आक्रमण। ठीक, तो ये आपकी थी 352 की बात। अब बात करते हैं 356 की। देखो, लेकिन एक वो चीज़ याद रखो अपने नॉलेज के लिए, नेशनल इमरजेंसी जो करता है अप्रूव, वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट, जो आपकी प्रेसिडेंट को करेगी अप्रूव। और जो स्टेट इमरजेंसी में जो है गवर्नर जो है करता है रिकमेंड किसको? प्रेसिडेंट को लगाने के लिए। तो ये दोनों बेसिक अंतर है। अब बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी 56 की आपकी 56 क्या है। देखो, इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ पे। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब बात करेंगे 56 की 56 में क्या है आपका? 356 में क्या है आपका? स्टेट इमरजेंसी मीन्स राज्य आपातकाल। तो इसके लगाने के कई पॉइंट है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछता। सिंपल पूछेगा कि जब राज्य के अंदर मशीनरी काम नहीं करेगी राज्य की, तब लगाता है 356 आर्टिकल। तो इसमें क्या है? गवर्नर रिकमेंड टू प्रेसिडेंट फॉर इमरजेंसी। समझ रहे हो? इसमें गवर्नर करता है रिकमेंड किसको? प्रेसिडेंट को लगाने के लिए इमरजेंसी। तो ये 56 में तो केवल क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहली बार इमरजेंसी कहाँ लगाई थी देश के अंदर, किस राज्य के अंदर? तो वो पंजाब था। फर्स्ट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज्ड इन पंजाब, मतलब पहली राज्य आपातकाल पंजाब में लगाई गई थी, ठीक है।
आपकी कब 1951 में, शायद 1951 ही डेट थी इसकी, हाँ 1951 के अंदर। तो अब ये पहला क्वेश्चन, फिर इससे क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि आपको पता है कि हमारे राज्य में अभी देश के अंदर एट प्रेजेंट 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 2 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर आज तक इमरजेंसी नहीं लगी है। तो लिख लो आपका छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ठीक है। तो 2 राज्य कौन से आपके, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, जहां पे आज तक एट प्रेजेंट तक स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो ये आपका तो 356 हो गया। आपका किसकी बात आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं आपको 356 में 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए ये आज तक देश में नहीं लगी है। तो 360 तो मैंने क्या बताया था ट्रिक, आप याद करो 260। जब भी क्वेश्चन आए इमरजेंसी का, सीधा दिमाग में आए 260, खत्म कहानी। 260 मतलब टू मतलब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय, 6 मतलब राज्य आपातकाल, जी मतलब फाइनेंशियल आपातकाल। फिर यहाँ देखो 2 टॉपिक रह गया जो मैंने बताने क्या कहा था मैंने, 358 आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 9 को, आर्टिकल 9 जो है आपका, उसको आप आर्टिकल 19 को आप जो है कुछ टाइम के लिए रजिस्टरिंग कर सकते हो। किसमें, 350 के अंदर, 8 के अंदर। तो 358 मतलब देखो जो लगता है आपको धारा 144, वो क्या है, वही तो कि अब आर्टिकल 90 को रोकना, कहीं पे गैदरिंग ना हो, कहीं पे स्पिचिंग ना हो। तो जब वो यूज करते हैं ना जो आपके डीएम या फिर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो आर्टिकल 358 का ही यूज करता है कि आर्टिकल 90 को रोका जाए, जिसमें वो बोलते हैं सीआरपीसी धारा 114 लगती, तो वही है आर्टिकल 155। फिर आपका एक आर्टिकल 359 ये कहता है प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक, फंडामेंटल राइट्स। तो ये देखो क्या है, आपको आर्टिकल 359 कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है उनको जो है इमरजेंसी में सरकार रिस्ट्रेंट या फिर कुछ टाइम के लिए आपसे विड्रॉल कर सकती है। तो ये आर्टिकल है। 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो सरकार आपसे इमरजेंसी में नहीं ले सकती। वो क्या है आपका, एक तो आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 22। तो देखो आपको मैंने क्या कराया, ये इमरजेंसी, और इससे मैंने कितने टॉपिक को रिलेट किया अब आपसे। तो ये देखो चीज़ों समझने का होता है, चीज़ों को कैसे को रिलेट करना है, इसको आप नोट कीजिए। दूसरी बात, यहाँ मैंने यूज किया है फंडामेंटल राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है। तो लिख लो आप फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। हमने फंडामेंटल राइट जो कहाँ से लिया है, अब अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो ये देखो आपको मैं एक बार कराता हूँ रिव्यू। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम, किसकी, आपकी आपातकाल की। हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल कहाँ पे है, 352 से लेके 360 तक। तो फिर मैंने बताया था ट्रिक आपकी 260, मतलब 2, क्योंकि हमने जो इनके यूनिट डिजिट है वो लिए हैं। तो 2 मतलब 352, एक मिनट, 352। इसमें क्या था, नेशनल इमरजेंसी में कब लगी, पहली बार कब लगी थी, 1976 में। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और 42 अमेंडमेंट ने क्या कहा था कि जो हम जो इमरजेंसी जो नेशनल वो 6 महीने से 1 साल तक कर सकते हैं। लेकिन 44 ने कहा कि नहीं, हम वो जो अमेंडमेंट किया गया 1 ईयर का, उसको हम क्लोज करते हैं। तो 44 था अमेंडमेंट। और ये 44 को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट ने ये भी कहा कि जब भी आप लगाओगे नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, तो जब तक बाहरी आप पे कोई भी थ्रेट ना हो, आक्रमण होना डर नहीं हो, तब तक आप जो इम्पोज आप नहीं कर सकते। तो फिर आता क्या, 356 ये राज्य
पातकाल, इसमें क्या गवर्नर रिकमेंड टू प्रेसिडेंट फॉर इमरजेंसी, इसमें गवर्नर करता है रिकमेंड किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन यहाँ जो है जो होती है ना कैबिनेट, वो करते हैं रिकमेंड किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक, तो यहाँ पहली बार कहाँ लगा था, राष्ट्रीय पातकाल पंजाब के अंदर 1951 के अंदर। क्यों लगा था ये आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। और 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें आज तक राज्य पातकाल या फिर स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी, वो क्या था आपका, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ठीक, ये थे आपके पॉइंट इमरजेंसी के। हाँ, फिर क्या था हमारा 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक नहीं लगी है। फिर आता है आर्टिकल 2 है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 358 क्या कहता है कि आर्टिकल 90 को आप जो है कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस कर सकते हो, अधिक कोई थ्रेट है तो जो आपकी होती है धारा 144 में जो कि डीएम आपको यूज करते हैं वो आर्टिकल 90 को यूज करते हैं बाय आर्टिकल 358 के द्वारा। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 359, वो बोलता है कि नहीं, आप जब लगेगी ना इमरजेंसी तो उस टाइम आप जो फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए एबोलिश कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए एबोलिश करना है। ठीक है, लेकिन दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आप एबोलिश नहीं कर सकते। वो क्या होगा, आपका आर्टिकल 21 और 22 को, क्योंकि ये एक में लाइफ का अधिकार है, तो ये आपका था इमरजेंसी। जब बात इमरजेंसी की है हमने की है तो बात करेंगे रिट की, कि रिट क्या होता है। रिट मतलब होता है, एक होता है ऑर्डर जो दे देते हैं, इसको आप नोट कर लो, इसकी बात करेंगे रिट को। ठीक है, और वीडियो लग रहा हो अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। अब बात करेंगे रिट की। पहले हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो कि काफ़ी आपका बेस्ट है, आपका क्या इंपॉर्टेंट है। जिसकी मुझे हिंदी आएगी मैं आपको हिंदी जरूर बताऊंगा, और जहाँ मैं आने वाला हूँ मैं उसको हिंदी थोड़ी नहीं बता पाऊंगा उसकी मैं हिंदी। ठीक है, तो आपको देखो चीज़ें चल रही है और चीज़ों करने की। आप बात करते हैं किसी रीट की, कि रीट क्या होता है। तो रीट आपने सबने पढ़ा है, तो उसमें एक रखना सीक्वेंस याद। पहली बात है रीट्स की, रीट्स। तो ये रीट्स होते क्या हैं, देखो रीट मतलब सीधा होता है, एक होता है आदेश। तो ये आदेश कौन पास करेगा, तो 2 ही बॉडी है जिनके पास आदेश पास करने का राइट है। वो कौन है, आपका जुडिशरी, मतलब बॉडी कौन सी है हमारी, जुडिशरी है, मतलब न्यायपालिका। क्या आपकी है, न्यायपालिका, जिसको क्या है, अधिकार है रिट को इशू करने का, और इसके लिए कोई भी जा सकता है। तो आपको जो संविधान में दिया गया है रिट फाइल करने का अधिकार, कि कोई भी नागरिक रिट फाइल कर सकता है। तो कौन सी हैं, तो देखो जो आपकी लोअर कोर्ट है, जिसे बोलते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके पास राइट होने का अधिकार नहीं है रिट खोलने का। तो 2 ही बॉडी है, कौन सी, एक आपकी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और एक आपकी हाई कोर्ट है। याद रखना। एक बार लेता हूँ, इसके बाद क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब। ठीक, ये जो रीट सुनेगा वो सुनेगा आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपका, और सुप्रीम कोर्ट जो सुनेंगे आपकी रीट वो सुनेंगे आर्टिकल 32 के अनुसार। तो देखो एक बात समझने को ना, हाई कोर्ट जो है आपके रीट को मना कर सकता सुनने के लिए, कोई भी रीजन देखे। मान लो जुडिक्शन इशू है, कोई इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जुडिक्शन इशू नहीं है। आप जाकर डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट रीट फाइल कर सकते हो। तो आप याद रखना कि हाई कोर्ट को डिस्कशनरी पावर है रीट इशू करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऑल ओवर पावर है कि कहीं से भी रीट इशू कर सकते हो, करवा सकते हो। तो ये 2 था कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके द्वारा ही आम आदमी अपने आप को समझता क्या समझता सुरक्षित। मान लो आपको पुलिस ने उठाया और घर में पुलिस ने आपको थाने में बंद कर दिया, और आपने कोई क्राइम नहीं किया, तो आपका राइट है रिट लगाने का कि भाई मुझे क्यों किया गया। तो इसी पे 5 जगह रिट बनते हैं, उन रिट को देखते हैं अब। तो इसको मैं रफ करता हूँ। देखो रीट, हाँ देखो अभी पूछा जाता है, देखो जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमें कहाँ से लिया है यूएसए से। तो लिख लो एक पॉइंट, जुडिशरी सिस्टम टेकन फ्रॉम
यूएसए। ठीक, देखो मैंने आपको जब भी कराया टॉपिक तो मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ, कि सोर्स से हमने कहाँ लिया गया, तो आपको कोई अलग से रटना नहीं करना। तो देखो रीट होता है 5 तरह के, ऐसे ही बनाना हो, क्योंकि थ्योरी में मत लिखना, थ्योरी फॉर्म में दिक्कत होगी। पहला क्या आपका हैबियस कॉर्पस, ठीक, दूसरा क्या मैंडेमस, तीसरा क्या आपका क्वी वारंटो, आता क्या प्रोहिबिशन, तीसरा क्या सिटोरिया। देखो ये जो 2 राइट हैं इसको पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा जुडिशरी से जुड़ा हुआ, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और क्वी वारंटो। देखो इसमें क्या अंतर होता है, देखो बात क्या होता है, इसे मतलब बॉडी प्रोटेक्शन। ठीक है, मान लो पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है और आपको मतलब थाने रखा हुआ है, और आपको पुलिस ने नहीं बताया रीज़न कि क्यों आपको किया गया है अरेस्ट, और आपको न्यायपालिका में भी वो मतलब कि कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर रही, तो आपके पास राइट है कि आप ये वाला रिट लगा सकते हो, क्या हैबियस कॉर्पस, जाके कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे क्यों आपने अरेस्ट किया है, मुझे आप रीज़न दीजिए। ठीक है, अब मैंडेमस में क्या होता है, टू ऑर्डर, मैं बताऊँ सिंपल, देखो टू ऑर्डर मतलब क्या, आदेश देना। ठीक है, मतलब क्या, इसमें कोर्ट देगा आदेश, जो भी रिलेवेंट अथॉरिटी है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप इसका काम कीजिए। मान लो अब आप गए अपना स्कूल में नाम लिखाने के लिए, और आपका नाम मेरिट में आ रखा है, और प्रिंसिपल आपका एडमिशन नहीं कर रहा, तो वहाँ क्या आपका राइट क्या हो रहा है, वॉल्यूशन। तो वहाँ क्या प्रिंसिपल आपका होते हुए भी आपका नाम लिख रहा है, मतलब कि वो अपना काम नहीं कर रहा, तो आप जो है मैंडेमस रिट लगाओगे, कहाँ पे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ये आ रहा क्वी वारंटो में क्या होता है, नॉट इलिजिबल फॉर ए पोस्ट। मान लो ये कुर्सी थी किसी हायर अथॉरिटी की, और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, और आपने उस पर काम किया है बैठ के, तो डेट इज वो कोर्ट यूज करेगा क्वी वारंटो, कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, डेट इज क्वी वारंटो। और जो आपका प्रोहिबिशन और सिटोरिया है, ये किसके लिए होता है, न्यायपालिका के लिए, फॉर जुडिशरी बाय जुडिशरी। इसमें क्या मैंने लिखा है, फॉर जुडिशरी बाय जुडिशरी, मतलब कोर्ट के लिए, कोर्ट के द्वारा, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीचे वाली अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप हाई कोर्ट, देखो प्रोहिबिशन मतलब क्या है, मान लो कोई अथॉरिटी है, छोटा कोर्ट, मतलब पहले बात करते हैं हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट से नीचे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, या जो उसके जुडिक्शन में नहीं है, और उस केस को वो हैंडल कर रहा है, तो डेट इज द प्रोविजन कि आप आपके एरिया में नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए होता है प्रोविजन रिट लगाना। और सिटोरिया थोड़ा सा बेसिक अंतर है, इसमें क्या है, जो अथॉरिटी है वो जो सही से या तो काम नहीं कर रही, या जो उनका जुडिक्शन के वो जुडिशरी को क्रॉस कर रही है, तो सिटोरिया। तो दोनों क्या है, ये दोनों कोर्ट के लिए होता है, कोर्ट द्वारा ही आपका इशू किया जाता है, तो आपके प्रोविजन ये रीट तक आपका सिटोरिया। तो ये रीट थे आपके 5, इसमें कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट में डाउट कर सकते हैं, तो इनको बस समझने का है। हैबियस कॉर्पस वो शरीर के लिए, प्रोविजन आदेश देने के लिए, कोई वारंट मतलब मैं जिस पोस्ट के एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए कोवारंटो रिट इशू होता है। प्रोविजन मतलब प्रोविजन और सिटोरिया दोनों कोर्ट के लिए होता है, और कोर्ट के द्वारा फॉर लोअर कोर्ट के लिए, तो दोनों काम सेम था इसमें। तो ये था रिट आपका। अब बात करेंगे किसका, अब बात करेंगे शेड्यूल का, कि शेड्यूल क्या है आपके। तो यहाँ शेड्यूल में देखना, मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन जिसको आप साइड बाई याद करते हो कभी कभार, तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब करते हैं शेड्यूल का। देखिए बात करते हैं शेड्यूल का, लिखता हूं हिंदी में इसको, शेड्यूल। तो कितने हैं, 8 से गए 12, मतलब ओरिजिनली कितने थे हमारे पास, 8 थे, अब कितने हैं, 12 है हमारे पास।
ठीक, प्रेजेंट में। तो ये बात सब आपको पता है, लेकिन बात होती है कि इसको हम याद कैसे किया जाए। तो पहले मैं रिट लिखता हूँ, उसके बाद उसको हम याद करेंगे, ठीक है, शेड्यूल को। तो देखो इसको मैं रब करता हूँ एक बार आपके लिए। पहले देखो मैं लिखता हूँ यहीं से साइड बाई शेड्यूल। फर्स्ट में क्या है आपका, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी जब बना था संविधान उस टाइम हमारे पास 28 राज्य 7 यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है, मतलब था नहीं, मतलब कि बाद में आप समझ लो। अब कितने हैं प्रेजेंट के अंदर, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। दमन नदी को दादरा नगर हवेली से मर्ज किया गया, याद रखना। शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2 क्या है, प्रोविजन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सैलरी अलाउंस प्रिविलेज एटसेट्रा, मतलब जितने भी संवैधानिक मतलब कि कुर्सियां हैं, मतलब कि पोस्टें हैं, उसको कैसे करना है वो इसमें कहा गया है। मतलब कि जैसे ले लो एग्जाम्पल के अंदर आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएजी, ठीक है, और आपका कौन, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीएसी चीफ इलेक्शन कमीशन, और आपका क्या जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही हमारी है जुडिशरी, और आपके स्पीकर जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और जो है स्टेट के। तो ये मैंने कुछ दिया आपको एग्जांपल। शेड्यूल 3 में क्या कहता है, शेड्यूल 3 क्या है, ऑथ ऑफ वेरियस पोस्ट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जो संवैधानिक नियुक्तियां हैं उनका जो ओथ किस तरह का होगा, क्या उनको मतलब प्रोग्राम करना है, वो इसमें कहा गया है। शेड्यूल 4 में क्या आपका, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। 5वां क्या है आपका, छोड़ो पहले इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे चीज़ों समझने की बात है, तो नहीं मैं लिख लेगा आप सारे। शेड्यूल 5 क्या आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, ठीक। आपका हो गया ये सिर्फ 5 के अंदर है। 6 में क्या है, शेड्यूल 6 के अंदर ये भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन किस में करना आपको, ट्राइबल एरिया में। प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज। तो इसमें कहा जो आपकी राज्य है ना नॉर्थ ईस्ट वाले वो आते हैं, तो लिख लो इसके जो राज्य हैं यहाँ पर 4 में वो कौन कौन से हैं, मैंने याद किया, एम मातम, ठीक है, मातम मतलब कि एम फॉर मेघालय, ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, और एम फॉर आपका मिजोरम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटल 11 हैं, 3 आपके आसाम में है और 2 त्रिपुरा में है। ऐसे वो आपको नहीं पूछता। ये है ना प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज। तो देखो ये आर्टिकल 6 है। पहले इन 6 की बात करते हैं। तो कोई आपको कैसे आपको याद करना होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। 6 आर्टिकल आपका है, यहाँ पर लिखता हूँ 7 और 8, क्योंकि 7 और 8 में ट्रिक बन जाएगी आपकी याद करने की आपकी। शेड्यूल 7 क्या है आपकी, वेरियस आपकी लिस्ट है। शेड्यूल 8 में क्या आपका, 8 में आपकी क्या लैंग्वेज है।
कि क्या है लैंग्वेज, ये कितनी थी, एक मिनट, शेड्यूल 8 में देखो लैंग्वेज है आपकी, तो ये आपकी कितनी हुई 14 से 22, ठीक है, याद रखना। अब देखो मैं बताता हूँ ट्रिक, इसमें 3 लिस्ट है आपकी, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो इसका देखो मैंने एक नंबर याद किया है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। अभी कितनी है ये 97, 66 और 47। इसमें ऐसे रखना, मैं वो लिखा रहा हूँ रेड पेन ब्लैक और ब्लू से, 100, 61, 52, ठीक। ये कैसे मैं बताता हूँ आपको लिस्ट में। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमने ये जो शेड्यूल का जो ये अपने वेरियस, पहले बात करते हैं इसकी शेड्यूल 7 की, क्योंकि काफ़ी आपका है इंपॉर्टेंट। जो हमने वेरियस लिस्ट कहाँ से लिया, ये हमने कहाँ से लिया, कनाडियन से। सोर्स क्या है इसका हमारा, इसका सोर्स क्या है हमारा, कनाडियन, एक मिनट, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट और यूनियन, ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा का संविधान से लिया गया है। और इसमें जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, क्या पूछा गया है पीरियोडिक फिक्स करके कि कंकरेंट लिस्ट हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो हमारा क्या आंसर इसका, ये हमने कहाँ से लिया है, टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये आपको शेड्यूल 7 हो गया आपका। अब हाँ, अब आते हैं लैंग्वेज 8 में। पहले 14 लैंग्वेज थी, अब 22 है। 92 अमेंडमेंट जो आया था, उसमें जो 4 भाषाओं को हमने जोड़ा था, वो कौन कौन सी थी आप बताओ। एक थी बोडो, आपकी मैथिली और बताओ क्या 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 थी, तब से मैं पानी पीता हूँ। बोडो, मैथिली, संथाली और थी आपकी सॉरी, और एक थी डोगरी। तो ये सॉरी क्या पूछा गया 92 अमेंडमेंट के अंदर कौन सी 4 भाषा जोड़ा गया था, तो क्या था थी डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो ये 7-8 तो कर लिया। अब बताते हैं, देखो जो शेड्यूल 6 है, ये इसको ये किसके अंडर आती है, तो ये आती है गवर्नर के अंडर में। गवर्नर मतलब इसको गवर्नर करता है एडमिनिस्ट्रेटर। और ये शेड्यूल 5 जो है, ये आती है किसके, प्रेसिडेंट के अंडर में आती है। तो ये मैंने काफ़ी बताया डेप्थ में आपको। अब देखो जो ये एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो इसमें दो तरह की सीटें होती हैं। एक तो होती है इलेक्शन सीट, जिसमें कैंडिडेट जीत के आता, और एक क्या होता है नॉमिनेटेड सीट, ठीक है। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कहाँ से, आपका साउथ अफ्रीका से लिया है। कि जो इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा टेकन फ्रॉम कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है किसका, नॉमिनेटिंग मेंबर का, तो कितने मेंबर होते हैं इसमें, 12। ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये देखो आपका चीज़ें थी, देखो चीज़ें कैसे याद करनी है। आप भारत के नागरिक, देखो मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक मैंने कैसे याद की है। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भाषा बोलनी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 8 किस होगा, भाषा का मान लो। फिर भारत के नागरिक को तो आपको चाहिए जॉब, तो आप सब चाहते हो कि हम जॉब करें किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो साथ में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। 6 में आओ, यदि आप ट्राइबल एरिया से हो तो आपको होगा फायदा SC ST शेड्यूल एरिया में। फिर राज्यसभा सीट मिलेगी आपको, फिर आप वो चलोगे, फिर आपको सैलरी, फिर आपकी किस राज्य से थी। तो ये आपकी 8 थी क्या शेड्यूल, जो इनिशियली थी आपके संविधान के अंदर। इसके बाद जो 4 शेड्यूल है जिनको ऐड किया गया था, उन्हें आप देख लेना कि वो क्या पूछते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं।
देखो अब बात करते हैं शेड्यूल 9 क्या था। शेड्यूल 9 ये है लैंड रिफॉर्म, बस इतना ना, लैंड क्या है इसका, लैंड रिफॉर्म। इसमें कौन सा था ये अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था, 1951 के अंदर ये था अमेंडमेंट था, 1951 अमेंडमेंट था। तो जब ये इनिशियली आया था ना लैंड रिफॉर्म, तो ये क्या था, आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू के बाहर तक की जो थी न्यायपालिका वो इस वोटर पे रिव्यू नहीं कर सकती थी। तो बाद में क्वेश्चन आया आपका क्या, जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, जो आपका रीट है वो क्या है, का जुडिशियल रिव्यू है, ये हमने लिया है कहाँ से, यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो ये आपका हो गया। अब आता है आपका अब आर्टिकल 10 क्या है, सॉरी शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 ये आपका क्या है, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको समझो मतलब क्या होता है, दल बदलू कानून। तो आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा भी, जैसे कि राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ था, विधायकों का नाम आता कि खरीदने का, तो क्या था, तो आप वहाँ से देखा होगा अखबार में कि दल बदलू कानून। तो वही यही डायरेक्ट विधायकों को कि हम जो जीत के आए हैं, यदि हम दल बदलू किया तो हम पे ये लॉ लग जाएगा, उससे क्या होगा, जो उनकी सदस्यता है वो जाएगी खत्म हो। तो ये क्या एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बात है कि ये लॉ कब आया था, तो ये लॉ आया था आपका 52 अमेंडमेंट था आपका, अमेंडमेंट। और ये लॉ कब आया था, अरे आपको याद है तो बताओ, ये आया था 1985 में। और कौन कौन से आर्टिकल में ये आपको दिया गया है, आर्टिकल 102 से लेके आपका जो आर्टिकल है 191 में, ठीक है। तो ये आपका था। अब दो रह गए जो कि पूछा जाता है आपका किसके अंदर, आर्टिकल 11 और आर्टिकल 12, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। ये क्या आपका म्युनिसिपलिजेशन, बस ये इसका रखना सिंपल याद, म्युनिसिपालिटी, ठीक है, जो आते हैं ना लेने के लिए। ये क्या आपका पंचायती राज, ठीक है। तो देखो पंचायती राज है। तो ये कब आया था आपका, 73वां अमेंडमेंट था आपका, अमेंडमेंट 1992। इसमें कितने वो हैं, मतलब कि लिस्ट, मतलब कितने इसमें वो है, मतलब कि वो इसमें 29 क्या आते हैं आपके, वो इसमें 29 वो है टॉपिक, मतलब कि जिसे बोलते हो क्या, सब्जेक्ट, कि 29 सब्जेक्ट के ऊपर पंचायती राज अपना कोई भी डिसीजन ले सकती है। इसमें कितना है आपका, इसमें ज़्यादा है आपका 18 लिस्ट है, 18 टॉपिक है जो इसके अंतर्गत आती है। ये आपके सब्जेक्ट लिख लो आप, सब्जेक्ट ये हो गया। अरे क्या आया था 74 अमेंडमेंट। देखो इसको कैसे याद करना है, देखो मैंने कैसे याद किया इसको, ये 9 है ना, मैंने इसको कैसे किया, ये हमारा फर्स्ट था तो मैंने इसको याद किया है 951। 9 तो शेड्यूल 9 कब आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था। शेड्यूल 10 कितना है हमारा 52, मैंने क्या था इसको याद 10 बामन, ठीक है। शेड्यूल 11 क्या था हमारा 73वां अमेंडमेंट, मैंने इसको याद किया 1173। ये आपका 12वां था, मैंने इसको याद किया 1274। तो ये था क्या, ये मेरा शेड्यूल हो गया। कब आया 74वां अमेंडमेंट, 11 शेड्यूल कब 73वां अमेंडमेंट, शेड्यूल 10 52वां अमेंडमेंट, और ये शेड्यूल 9 पहला अमेंडमेंट। तो ये देखो आपको है कॉन्सेप्ट था आज का क्लास का, लेकिन बात मैंने यहाँ पे बार-बार यूज किया अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो देखो ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट हैड टेकन फ्रॉम, कहाँ से बताओ, यदि आपको किसी को याद है तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। तो ये थी क्लास है आपकी पॉलिटी की आज, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर किया था। देखो इसमें मैंने बहुत चीज़ों को एक साथ करने को, क्या आपका दिमाग जो घूमेगा कि ये इनको भी चीज़ों को हम कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप चीज़ों करोगे ना अलग अलग करके तो वो काफ़ी होता है बोरिंग, वो चीज़ें हमें याद नहीं होती। तो ये थी क्लास, अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।